वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा, इम्यूनोलॉजी सीरीज का हमारा आज का 8वां लेक्चर है। और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। एक है हाइपर सेंसिटिविटी और एक है हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। आप सभी को पता होगा ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और लगातार क्वेश्चन आते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से तो क्वेश्चन आएगा आएगा। और हाइपर सेंसिटिविटी ये भी 4 टाइप की होती है, हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2, 3, 4। तो आज हम इस वीडियो में ओनली ऑन डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी 1। और हाइपर सेंसिटिविटी 1 जो है वो आपके डेली लाइफ से भी कनेक्टेड है, तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अपने एक बायोलॉजी स्टूडेंट होने का आपका ये फायदा होना चाहिए, तो आपको कुछ डेली या हम बोल सकते हैं आपका डेली लाइफ में भी आपको बायोलॉजी यूज होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे शरीर में। बाकी देखो, जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, हिमाचल प्रदेश में आपका एक और यूनिवर्सिटी है एसपी मंडी, या पंजाब यूनिवर्सिटी, या सीयूटी पीजी जोलॉजी के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो भी लेक्चर होता है उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। रही बात आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन की, तो मैंने को पहले कहा है हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे। पीडीएफ वो शायद मे भी आपका परचेज करना पड़े आपको, पेड होम वो, ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि आपके जो इम्यूनोलॉजी के हैं वो 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद शायद मंडे तक या संडे तक मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जो पेड होगा। अब आपको उस पीडीएफ को सोल्व करना है, मैक्सिमम 100 या 200 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है? तो हाइपर सेंसिटिविटी इज यहाँ पर देखो, एक्स एग्रीगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट्स इन द टिश्यू डैमेज एंड इज मैनिफेस्टेड इन द इंडिविजुअल और इन द सेकंड और सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन। बहुत पेचीदा लिखा हुआ है, बहुत इंग्लिश लिखी हुई है, आपको से मैटर नहीं है, आपको सिंपल बोला जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी ये है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में एंटीजन या एलर्जन जाएंगे जो हमारे शरीर में आईजीई एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाएंगे, जिससे हमें एलर्जी होगी, यानी हमें रैसेस होंगी, हमारे लाल लाल यहाँ पर धब्बे आ जाएंगे। या आप सभी को तो एलर्जी के क्या क्या सिम्टम होते हैं, कई बार को तो कफ आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपको स्नीजिंग होती है, ठीक है। या आप सभी को पता होगा रैसेस वगैरह, ये कॉमन सिम्टम होते हैं। तो ये होती है सेंसिटिविटी। बट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होनी है एंटीबॉडी ई की। आप सभी को बताऊंगा आईजीई की मैं बात कर रहा हूँ। यदि इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने पड़े तो हम समझ जाना कि हमारे शरीर में हाइपर सेंसिटिविटी हो चुकी है। और हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है? तो ये देखो, ये इमीजिएट होती है। हाइपर सेंसिटिविटी 1 की मैं बात करूँ तो ये इमीजिएट होती है, ठीक है। देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ समझाऊंगा। ये एक डेफिनेशन के तौर पर थी। ये देखो, ये आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इन इंड्यूस बाय द एंटीजन रेफर टू एज ए एलर्जेंस। इसको मैं एग्जांपल लूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको मैं थ्योरी पे जाऊंगा, क्योंकि थ्योरी बाद में, पहले आपको एक एग्जांपल के तौर में आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप मान लीजिए आप ए, आपको मैं मान रहा हूँ आपको, ठीक है, और बी आपका कोई दोस्त है, ठीक है। ए और बी, एक आप हो, ए और बी आपका दो दोस्त हैं। अब आप दोनों का मन किया कि आपने क्या खाना है, आपने दूध पीना है, दूध को एग्जाम्पल छोड़ो, आपने क्या खानी है, मूंगफली खानी है, ठीक है। आपका मन करा दोनों का कि आज हम मूंगफली खाने चलेंगे। पीनट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? पीनट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, पीनट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सभी को पता होना चाहिए पीनट्स भी एक एलर्जेंस का काम करता है। कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को पीनट से भी एलर्जी होती है। तो मान लीजिए आप गए किसी भी दुकान में, आपने वहाँ पर 10 रुपए के पीनट्स लिए, ठीक है। 10 रुपए का आपने पीनट्स लिए, आपने और आपने फ्रेंड्स ने दोनों खाए वो, ठीक है। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा फर्स्ट टाइम। बट आपका 2 या 4 दिन बाद आप और आपके दोस्त, वही दोस्त, उनको मन करा कि नहीं यार बहुत टेस्टी पीनट्स थे, हमको दोबारा खाने चाहिए। तो आप दोबारा उसी शॉप में गए या किसी और शॉप में गए, आपने दोबारा 10, 20, 30 रुपए, जितने रुपए की आपकी मर्जी है, आपने दोबारा पीनट्स खरीदे, ठीक है। बट इस बार हुआ क्या? इस बार आपको सिम्टम हो गए, यानी आपने पीनट्स खाए, लगभग 5 मिनट बाद क्या होने लगा, आपके शरीर में रैसेज होने लग पड़ी। क्या होने लग पड़ी? रैसेज। या तो आपके शरीर में कुछ मम्स बनने लग पड़े, ठीक है। यानी होते हैं ना वो पिंपल्स जैसे, रेड 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 कलर के। या आपको कफ होने लग पड़ी, बहुत ज़्यादा कफ होने लग पड़ी, आपको लगातार खांस रहे हो आप, या कुछ और सिम्टम हो सकता है।
बट आपके दोस्त को कुछ नहीं हुआ, तो आप बोलोगे नहीं यार इस बंदे की किस्मत अच्छी है, इसको ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा कोई नहीं है, किस्मत का कोई सी नहीं है। इसमें आपकी हाइपर सेंसिटिविटी बर्न रूल लागू हो रहा है, यानी आपकी हाइपर सेंसिटिविटी बर्न इनिशिएट होगी आपकी बॉडी में, जो एक जेनेटिकली होती है। कैसे होती है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, यानी आपकी जेनेटिक्स में आपकी हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा स्टिमुलेट होगी और उस दोस्त की नहीं हुई। तो हम देखेंगे कैसे पाथवे चलता है। आपने सुना होगा जब भी आईजी निकलती है तो आपने सुना होगा बेसोफिल सेल्स होते हैं। बेसोफिल सेल्स आपने सुना होगा आईजीई से रिलेटेड होते हैं, वो एलर्जन रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, मास्ट सेल करते हैं। या आपने सुना होगा कि हिस्टामाइन हेपरिन्स होते हैं, वो इनिशिएट होते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो आपने हाँ ओवरव्यू देख लिया कि आपको रैसेस हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि हुआ कैसे, क्या सीन है सारा हम देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं। टाइप 1 hypersensitivity is induced by the antigen referred to as allergens। एलर्जेंस किसे कहा जा रहा है? मूंगफली को कहा जा रहा है, यानी स्पिनट्स को कहा जा रहा है। एलर्जेंस आपके पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कई कई बंदों को मिल्क से एलर्जी होती है, कई स्टूडेंट्स को पोटैटो खाने से या ब्रिंजन खाने से, या हम बोल सकते हैं कोई भी सब्जी हो सकती है जिससे आपको एलर्जी हो, ठीक है। या कई को हम बोल सकते हैं चीकू वगैरह खाने से एलर्जी होती है। तो एलर्जी किसी भी रीजन से हो सकती है, कोई भी फ्रूट्स हो सकता है, कोई भी वेजिटेबल हो सकती है। जो एलर्जी कोज कर रहा है उनको कहते हैं एलर्जेंस। द टर्म एलर्जेंस रेफर्स स्पेसिफिक टू द नॉन पैरासिटिक एंटीजन। याद रखना कोई पैरासाइट नहीं है, असल में एलर्जेंस कोई घातक चीज थोड़ी है। एलर्जेंस कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सेब खाने से भाई हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय होगा, हमारा शरीर खतरे में आ जाएगा। नहीं, ये कोई पैरासाइट नहीं है, बट हमारे शरीर को लग रहा है कि ये पैरासाइट है। हमारे शरीर को लग रहा है कि नहीं यार सेब तो गलत आ गया हमारे शरीर में, ये आना नहीं चाहिए था, ये पीनट्स हमारे शरीर में नहीं आना चाहिए था। आपके बॉडी के सेल्स को, बी सेल्स को लग रहा है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉन पैरासिटिक है, कोई डिजीज कोज नहीं करने वाले थे आपको, बट उसको बी सेल्स को लगा कि ये खतरा है और उसने उसके तरफ उसके प्रति एंटीबॉडीज बना दी। इसको हम देखते हैं। Type 1 hypersensitivity reactions are IgE mediated humoral antibody response. These IgE mediated reactions are stimulated by the binding of the IgE एफसी रीजन। मैंने आपको बताया है कोई भी एंटीबॉडी हो उसके दो पोर्शन होता है, एक होता है फैब डोमेन FAB और एक होता है FC डोमेन। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पर थोड़ा सा हिंज रीजन होता है और साथ में लाइट चेन लगी होती है, उसको हम बोलते हैं फैब डोमेन। और फैब डोमेन किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए हेल्प करता है। और जो FC रीजन होता है वो किसी सेल्स के साथ बाइंड करता है, यानी कि सेल्स के साथ बाइंड करेगा, मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड करेगा, किसी भी के साथ सेल के साथ वो बाइंड करेगा, ठीक है। तो एफसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा किसके साथ? बेसोफिल के साथ एक्ट करेगा। ये भी हम समझाएंगे, आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थ्योरी को हम चलते हैं, हम सीधे चलते हैं भाई आपको डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा सिग्नलिंग मैंने बनाई है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है, सिंपल बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। क्या बातें कही गई हैं? सबसे पहले आपने खाया पीनट्स। ये जो आपको मैंने डॉट बनाया है, ये जो ब्लैक जैसा आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये आपका पीनट्स है। अब जैसे आपने पीनट्स खाया, आपके शरीर में जो बी सेल्स हैं जिनको बोलते हैं हम बी लिम्फोसाइट्स, ये बी सेल्स हैं, उनके ऊपर दो एंटीबॉडीज लगी होती हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन सी दो एंटीबॉडीज हैं किसी बी सेल्स के ऊपर होती हैं। वो होती है IgM और IgD। ये दो आपके बी सेल्स के ऊपर लगी होती हैं जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडीज। इनके ऊपर पैराटोप है। आप सभी को पता होगा एंटीबॉडीज के ऊपर क्या लगे होते हैं? पैराटोप। और कोई एंटीजन आया है या कोई एलर्जन आया है उसके ऊपर क्या होगा? एपिटोप लगे होंगे। तो एपिटोप इसके पैराटोप के साथ यहाँ पर बाइंड हो गया भाई। अब बाइंड हुआ तो बी सेल्स को लगा कि भाई ये जो पीनट्स आया है, ये जो एलर्जेंस आया है, ये हमारे शरीर के लिए घातक है। तो बी सेल ने क्या किया? इस पीनट्स को खाया और अपने जो MHC प्रोटीन लगा होता है, मैंने आपको समझाया MHC प्रोटीन क्या होता है। MHC प्रोटीन एक ऐसा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर है, ऐसा एक रिसेप्टर है जो इस पीनट्स को प्रेजेंट करेगा, किसको? टी सेल्स के लिए। क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट किया और अपने ऊपर एक प्रोटीन लगी हुई है MHC2, इसके ऊपर इसको लगा देगा और कहेगा कि टी सेल इधर आ, मैंने ये कुछ चीज़ खाई है, इसको देखिए क्या चीज़ है, ठीक है। सिंपल है, पीनट्स खाया, पीनट्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया और बोल रहा है कि टी सेल इधर आ और पहचाने ये क्या चीज़ है। इनको बोलते हैं APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बी सेल्स को बोलते हैं APCs, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है बी सेल के लिए कि इसको पहचान, ये क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए, हमको एंटीबॉडीज बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब टी सेल आ जाएगा, ये देखो टी सेल आ गया। अब टी सेल का कौन सा डोमेन MHC2 के साथ बाइंड करेगा? जिसको बोलते हैं TCR। TCR यानी टी सेल रिसेप्टर, ये मोस्टली अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना होता है। अब
इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ये, बट इसका CD4 टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स के साथ के पास, आपको पता होगा CD4 प्रोटीन में लगी होती है। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है उसके पास लगा होता है CD8, बट यहाँ इधर कौन आया है, हेल्पर टी सेल्स आया है, तो इधर CD4 लगा हुआ है। और साथ में यहाँ पर जैसे ही इन दोनों की इंट्रैक्शन होगी MHC2 और TCR की, तो ये टी सेल क्या करेगी, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करेगी। ये बोलेगी हाँ भाई ये तेरे लिए खतरा ही है। उसको भी पता नहीं, टी सेल को भी पता नहीं लगा कि ये क्या आ गया, उसको लगा कि भाई हाँ ये खतरा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खतरा, क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल है। आपके जेनेटिक्स में ही कहा गया है कि आप पीनट्स नहीं खा सकते। कई होते हैं कि उनके पेरेंट्स भी कुछ चीज़ नहीं खा सकते हैं, आप भी नहीं खा सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ये कुछ ऐसे दूध वगैरह होता है जिनको आपको एलर्जी होती है। देखो एलर्जी हो गई, आपके जेनेटिक्स थी, टी सेल में पहले से पता था कि ये जो एंटीजन आएगा तो मेरे लिए खतरा ही है, तो टी सेल ने बोला हाँ भाई ये तेरे लिए खतरा है। तो टी सेल क्या करेगा, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन करेगा, जिसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जाएंगे और बी सेल में घुस जाएंगे और बी सेल को बोलेंगे कि तू एंटीबॉडीज बना। आप सभी को पता होगा टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, बी सेल को इनिशिएट करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो बी सेल क्या करेगा, दो चीजें बनाएगा, एक तो बनाएगा मेमोरी बी सेल्स और एक बनाएगा प्लाज्मा सेल्स। अब देखो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, प्लाज्मा सेल्स या मेमोरी सेल्स, कौन सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ऐसे बी सेल्स के टाइप होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेंगे। तो इधर क्या सीन चला है, इधर हाइपर सेंसिटिविटी का सीन चला है, तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, IgE। तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, IgE एंटीबॉडी बन गई हमारे शरीर में। अब IG एंटीबॉडी के यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देखना, ये देखो, तो इधर इधर लाइट चेन लगी हुई है, ये हैवी चेन है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं फैब डोमेन, मैंने आपको पहले बताया है, इसको बोलते हैं फैब डोमेन। और ये जो नीचे टांगे लगी हैं, दो टांगे, इन टांगों को बोलते हैं FC रीजन। क्या रीजन बोलते हैं, FC रीजन। अब इन टांगों के साथ, इन FC रीजन के साथ जो FC रीजन है, इसके रिसेप्टर होंगे बेसोफिल्स पर। तो हमेशा याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IgE एंटीबॉडी किन सेल्स के साथ बाइंड करती है, या IgE एंटीबॉडीज के FC पोर्शन, FC रीजन किन FC रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो ये बेसोफिल्स के साथ और मास्ट सेल के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, IgE एंटीबॉडी रिलेटेड टू बेसोफिल्स। बेसोफिल्स एलर्जेंस में हेल्प करते हैं, हिस्टामाइन प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसोफिल्स के ऊपर FCR लगे हैं, जिसको बोलते हैं FC रिसेप्टर्स। FC रिसेप्टर IgE एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ बाइंड करेगा, और यहाँ पे देखो ये बाइंड कर गया है, ठीक, इधर बाइंड कर गया है, बट इधर हमारी सिग्नलिंग स्टॉप हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर मूंगफली खाई है, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर पीनट्स खाया है, तो फर्स्ट टाइम खाया है कोई इशू नहीं होगा, पहली टाइम आपने खाया कोई इशू नहीं हुआ, आपने भी खाया, आपने दोस्त ने भी खाया, कोई इशू नहीं हुआ है। बट अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर देखो ये आ गया नेक्स्ट टाइम। आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप दोबारा गए उसी शॉप में, बट अब आपने क्या किया, अब यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर देखो एलर्जेंस है, एलर्जेंस अब आएगा तो सीधा आपका कहाँ बाइंड करेगा, आपका बाइंड करेगा, यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पर आपको एलोकेट कर देता हूँ, आपका इधर बाइंड कर जाएगा, ये देखो इधर, इधर IgE एंटीबॉडी लगी ना बेसोफिल्स के ऊपर, इधर आपका नेक्स्ट टाइम जो एलर्जन आएगा, मूंगफली आएगी, तो इधर आपके अटैच हो जाएगी, वो इधर अटैच हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, इस बेसोफिल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन ग्रैन्यूल्स की डिग्रेडेशन करवा देगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं डी ग्रैनुलेशन। तो यहाँ क्या होगी, डी ग्रैनुलेशन, यहाँ पर देखो डी ग्रैनुलेशन यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर डी ग्रैनुलेशन हो चुकी है, आप देखो बहुत सारे सेल्स यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। तो ये सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दोबारा स्ट्रक्चर बनाया मैंने बेसोफिल्स का, तो बेसोफिल्स ने डी ग्रैनुलेशन की और बहुत सारे यहाँ पर सेल प्रोड्यूस किए हैं। कौन कौन सा सेल्स हैं, एक है हिस्टामाइन, एक है हैप्रेन, एक है प्रोटीएज, और एक है आपका यहाँ पर प्रोस्टेग्लैंडिन या लिकोट्रीन। अब यहाँ पर देखो हिस्टामाइन क्या करता है, हिस्टामाइन जब रिलीज हो जाएगा तो ये वैसोडाइलेशन कर देगा। वैसोडाइलेशन क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल है उनकी डायलेशन कर देनी, यानी ब्लड वेसल का साइज इतना था तो इसका इतना बड़ा ब्लड साइज कर दिया, यानी अब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यानी BP बढ़ जाएगा, तो हमारे शरीर में रेडनेस आ जाएगी, यानी हमारा स्किन का कलर रेड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एलर्जी होना स्टार्ट हो गई है। वेस्कुलर परमेबिलिटी कर देगा, यानी इन वेसल्स में पोर क्रिएट कर देगा। जैसे इन वेसल में पोर क्रिएट हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, तो सेल्स, बहुत सारे सेल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। कौन से सेल निकल जाएंगे, B सेल्स,
टी सेल्स, जितने भी इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, सभी बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकल जाएंगे तो ये सारे एलर्जी रिस्पॉन्स करेंगे। स्मूथ मसल्स जो हमारे ब्रोंक्योल्स में होते हैं, जो हमारी होती है ना, हमारे लंग्स के ऊपर ब्रोंक्योल्स लगे होते हैं, तो ब्रोंक्योल्स के जो मसल्स उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उनका साइज छोटा हो जाएगा और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। कई लोगों को इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। ठीक है। हैपन भी सेम हिस्टामाइन की तरह काम करता है। प्रोटीएजेज है, प्रोटीएजेज का दो काम होता है। एक तो करता है कि ब्रोंकियल मसल को कंट्रैक्ट करेगा, ओके, और डिग्रेड करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन को। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी हमारे ब्रोंक्योल्स में होते हैं, उसको डिग्रेड करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर में क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर को राइज कर देगा, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? वैसोडाइलेशन करेगा, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन करेगा और वैस्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस हमारे शरीर में एलर्जी रिस्पॉन्स ले आएगा। क्या लाएगा? एलर्जी लाएगा हमारे शरीर में। अब ये जो प्रोसेस था ये बहुत फास्ट था, यानी आपने मूंगफली खाई तुरंत 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा, बट सेकंड टाइम, ये भी याद रखना है, सेकंड टाइम है ये, ठीक है। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं होगा, सेकंड टाइम जब आपने मूंगफली खाई 2 मिनट से स्टार्ट हो जाता है कि आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट में आपकी इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है कई लोगों के लिए। तो इसको बोलते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी 1। तो लॉजिक समझाया गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब देखो, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बना सकते हैं। आप सभी को देखो, दो टर्म होते हैं, एक होता है मोनोक्लोनल और एक होता है पॉलीक्लोनल। ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको आपको पता होगा हमारे शरीर में बहुत सारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स हैं, और हर एक बी सेल्स वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ओरिजिनेट हुआ है। और मान लीजिए कोई हमारे शरीर में पैथोजन आया है, उस पैथोजन के ऊपर एंटीजन लगे होंगे। ठीक है, एंटीजन लगे हैं जिनको बोलते हैं हम एपिटोप्स। क्या लगे हुए हैं? एपिटोप्स लगे हुए हैं। बट ये कोई एक सेम एपिटोप तो होगा नहीं, ये बहुत सारे डिफरेंट एपिटोप्स होंगे। और जो हमारे एंटीबॉडीज रिएक्ट करेंगी वो भी डिफरेंट होगी। मान लीजिए यहाँ पर IgE लग गई है, IgG आ गई है, IgD आ गई है, IgM आ गई है, IG और कौन होती है, IgA आ गई है। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी आ सकती है इधर, ये मल्टीपल भी आ सकती है, जिसको होता है पॉलीक्लोनल। बट हमको प्रोडक्शन करनी है मोनोक्लोनल की, यानी हमको एक ही टाइप के एपिटोप चाहिए, यानी ये सारे एपिटोप एक ही टाइप के हों और एंटीबॉडी ओनली IgG ही आए या IgM ही आए या IgD ही आए। तो हाँ, हमको ओनली एक टाइप की एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवानी है, जिसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और ये सब हम कर पाते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी चलती कैसे, हम कैसे हाइब्रिडोमा बनाते हैं। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, पहले एक टर्म आ जाती है, MC क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी किसने स्टार्ट की इसकी। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी, यानी इसकी प्रोडक्शन करवाई थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, तो इसका नाम था शिशार माइलस्टेन एंड जॉर्ज JF कोहलर 1975। इन्होंने सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की इन्वेंशन की थी और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1984 में मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। अब हम बात करते हैं कैसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक माइस लिया है। ठीक है, हमने क्या लिया है, एक सबसे पहले माइस लिया हुआ है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कौन से ऐसे हमारे शरीर में सेल्स होते हैं जो ये प्रोडक्शन करवाते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में कौन से ऐसे सेल्स हैं जो ये प्रोडक्शन करवाते हैं एंटीबॉडीज़ की। तो स्प्लीन, तो माउस का हम स्प्लीन लेंगे, कौन स्प्लीन में ही हमारे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, मैच्योर होती हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, स्प्लीन में से हम बी सेल्स ले लेंगे। कौन से सेल्स ले लेंगे? बी सेल्स। बी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे फर्दर फ्यूचर में। ओके, हमने एक यहाँ पे देखो, एक आपको इंजेक्शन दिख रहा है, हमने एक पर्टिकुलर एंटीजन लिया हुआ है जिसका सिंगल एपिटोप है। ठीक है, क्योंकि हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनानी है। तो हमने जो एंटीजन लिया है वो एक सिंगल एपिटोप से बना हुआ है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप नहीं है, एक सिंगल टाइप ऑफ एपिटोप है। हमने माउस में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने माउस में इंजेक्ट कर लिया, अब माउस का जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स हैं, उसमें ओनली एक ही एंटीबॉडी आएगी, यानी IgG ही आएगी या IgD ही आएगी, क्योंकि एक ही एपिटोप आया है। यदि एक ही एपिटोप आया है तो ओनली एक ही एंटीबॉडी आएगी। अब एक एंटीबॉडी आ गई है तो हमने वो 20 साल ले लिया, हमने वो वाला 20 साल ले लिया हमने, जिसने एक ही टाइप की एंटीबॉडीज बनाई है हमारे टारगेट एंटीजन के प्रति। तो हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया।
अब टेस्ट ट्यूब में डाला तो हमने साथ में कैंसर सेल्स लिए। कैंसर सेल्स क्यों लिए हमने, ये भी पॉइंट बनता है, हमने कैंसर सेल्स क्यों लिए? क्योंकि कैंसर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार डिवीजन करते रहते हैं। क्योंकि हमने नॉर्मल सेल हम डालते तो वो 2 दिन बाद वो उन्होंने खत्म हो जाना था, हमको कोई फायदा नहीं होना था। हमको भाई लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, हमको फ्यूचर के लिए रखना है, हमें 2-4 दिन के लिए थोड़ी रखना है। तो हम कैंसर सेल लेते हैं जो लगातार डिवाइड होता रहता है, होता रहता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिए स्प्लीन के बी सेल्स और माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स हम कहीं से भी ले सकते हैं, हम मान लीजिए हमने ह्यूमन से ले लिए, ठीक है, या हमने माउस से ले लिए, मर्जी कहाँ जहाँ मर्जी से लो। अब हमने इन दोनों को फ्यूज़ करवा दिया है। कुछ रह जाएँगे अनफ्यूज़, कुछ फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? जो फ्यूज़ हो जाएँगे उनको बोलते हैं हाइब्रिडोमास। अब अब इन सभी को हम एक पेट्री डिश में ले लेंगे, जिसमें क्यों कुछ जो होंगे वो हमारे बी सेल्स होंगे, कुछ जो होंगे हमारे अनहाइब्रिड होंगे और कुछ हमारे हाइब्रिडोमास होंगे और कुछ हमारे कैंसर सेल्स होंगे। अब जो सेल नॉर्मल सेल्स हैं वो तो अपने आप ही 2 दिन बाद खत्म हो जाएँगे, ठीक है? जो नॉर्मल सेल हैं। बट जो कैंसर सेल्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। बट हमको कैंसर सेल्स नहीं चाहिए, क्योंकि कैंसर सेल्स तो डिजीज़ कॉजिंग सेल्स हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको हाइब्रिडोमास चाहिए। अब कैंसर सेल से हम हाइब्रिडोमास को कैसे बाहर निकालेंगे? तो हम यूज़ करते हैं अमाइनोपेट्रिन। अमाइनोपेट्रिन एक ऐसा डेरिवेटिव होता है, ऐसा इन्हिबिटर होता है जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इन्हिबिट कर देता है। डाइहाइड्रो रिडक्टेज करता क्या है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का काम होता है कि हमारे शरीर में डीएनए जब बनता है, आप सभी को पता होगा, हमारा लॉजिक क्या है? हम क्यों माइलोमा सेल्स को हाइब्रिडोमा सेल्स से डिस्टिंग्विश करवा रहे हैं? हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव यही है कि हमको डीएनए बनाना है। अब डीएनए बनाने के लिए हमको न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए होते हैं। अब कैंसर सेल्स को भी न्यूक्लियोटाइड चाहिए और हाइब्रिडोमा सेल्स को भी न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड बनने के 2 ही प्रोसेस हैं, एक होता है डी नोवो पाथवे और एक होता है सैल्वेज पाथवे। अब हमने जो अमाइनो पैटर्न यूज़ किया है वो डी नोवो पाथवे को स्टॉप कर देगा। किस पाथवे को स्टॉप कर देगा? डी नोवो पाथवे को स्टॉप कर दिया। स्टॉप कैसे किया? उसने एक ऐसा इन्हिबिटर है जिसको बोलते हैं अमाइनो पैटर्न, वो हमने यूज़ किया। नॉर्मली क्या होना था, नॉर्मली डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ने डाइहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करना था, और टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है वो यूज़ होता है हमारा डीएनए सिंथेसिस में, डी नोवो पाथवे में। बट अमाइनो पैटर्न हमने यूज़ कर दिया तो डाइहाइड्रोफोलेट रेडाटेज काम नहीं करेगा, डाइहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारा डी नोवो पाथवे क्लोज हो जाएगा। अब न्यू डीएनए नहीं बना तो दोनों पाथवे बंद हो जाएंगे। बट आप सभी को पता होगा डीएनए बनने के 2 प्रोसेस होते हैं, सेल पाथवे। हमने डी नोवो पाथवे हमने क्लोज कर दिया, बट सेल पाथवे को हम कैसे क्लोज करेंगे? तो हम यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं माइलोमा सेल्स को। कैंसर सेल्स को हम एक एंजाइम होता है उनके अंदर, हमारे नॉर्मल सेल्स में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एचजीपीआरटी। एचजीपीआरटी हम सेल जो हमारे नॉर्मल सेल से एचजीपीआरटी एंजाइम होता है, उस एंजाइम्स को हम माइलोमा सेल से बाहर निकाल देंगे। ठीक है? असल में इस एंजाइम में करना क्या था, तो हाइपोजेंथाइन ग्वाइनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज इसका फुल फॉर्म है। एचजीपीआरटी ने सेल्वेज पाथवे को रन करवाना था, डीएनए सिंथेसिस करवानी थी, बट हमने माइलोमा सेल से एचजीपीआरटी को रिलीज करवा दिया। तो माइलोमा सेल्स हैं वो डीएनए नहीं बना पाएगा और उसकी जो सिंथेसिस है वो भी स्टॉप हो जाएगी। अब कौन से सेल सिंथेसिस करते रहेंगे? हाइब्रिडोमा वाले, क्योंकि हाइब्रिडोमा वाले से हमने एचजीपीआरटी को बाहर नहीं निकाला है। अब जो नॉर्मल हाइब्रिडोमा सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे, बाकी माइलोमा सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नॉर्मल बी सेल तो पहले डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब हाइब्रिडोमा सेल्स क्या करेंगे? स्पेसिफिक एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करेंगे, डिज़ायर की, क्योंकि ये स्पेशली बनाए हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? ये ऐसे सेल्स हैं जो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए इरेक्ट होंगे। यानी जब ये जो सेल्स है ना, इनको यदि हम किसी माउस में डालेंगे तो हमें बहुत सारी एंटीबॉडी मिलेगी स्पेशली उसी एंटीजन के प्रति। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।